हेलो एवरीवन, बीटीटीएच के एक और मजेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में खूब धमाके होने वाले हैं। वैसे सीरियल वाइज ये है एपिसोड नंबर 249 और इसमें जियान शैंग क्लास में एंटर करने वाला है। टाइम को वेस्ट न करते हुए चलो पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। जैसे पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, टीचर याला और काइलिन दोनों मिलकर जियान की केव को देख रहे होते हैं क्योंकि उसे रिट्रीट में गए हुए 2 साल हो चुके थे। फॉलन स्टार पवेलियन के मेंबर्स काफी चिंता में होते हैं। तभी काइलिन याला को एक रेड कार्ड थमाती है। ये एक्चुअली में डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होता है। ऑफ कोर्स ये प्रोफाउंड रिवर अलायंस की तरफ से आया था। इसे देख के याला भी नहीं समझ पाते कि जब पिछले 1 साल से दोनों फैक्शंस के बीच में मामला शांत रह रहा है तो फिर अचानक से युद्ध क्यों छेड़ रहे हैं। खैर कुछ दिनों के बाद ये बात क्लियर भी हो जाएगी। नोटिस के हिसाब से प्रोफाउंड रिवर अलायंस की पार्टी फॉलन स्टार पवेलियन में 15 दिन बाद आएगी। इन 15 दिनों में फॉलन स्टार पवेलियन की जो डिफेंसेस होते हैं उन्हें खतरनाक तरीके से टाइट कर दिया जाता है। हर एक आने जाने वाले एक्सपर्ट पे ध्यान रखा जा रहा था। कुछ इस तरीके से 15 दिन भी निकल जाते हैं। आज का सीन होता है स्टार रिल्म का। स्टार रिल्म में एक बड़े से माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पत्थर का स्क्वायर होता है। इसके ऊपर याला, काइलिन, लिटिल फेई डॉक्टर के अलावा फॉलन स्टार पवेलियन के सभी एक्सपर्ट्स खड़े हुए होते हैं। ये इंतजार कर रहे थे प्रोफाउंड रिवर अलायंस का। इस समय फॉलन स्टार पवेलियन के चारों तरफ कई ऑब्जर्वर्स इकट्ठे हो चुके थे। कुछ समय के बाद फॉलन स्टार पवेलियन का जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे एक स्पेशल क्रैक अपीयर हुआ था। इसमें से कई फिगर बाहर आने लगते हैं। ये प्रोफाउंड रिवर अलायंस की टोली थी। इसमें सबसे आगे होता है एक बुड्ढा जिसे याला बोलते हैं ओल्ड डीमन टियानमिंग। ये प्रोफाउंड रिवर अलायंस का बेंशेंग होता है। ऑफ कोर्स ये पहले प्रोफाउंड स्काई सेक्टर ग्रैंड एल्डर हुआ करता था। अब क्योंकि इस ओल्ड डीमन टियानमिंग और याला की मुलाकात पहले ही हो चुकी है, दोबारा मिलने पे दोनों के बीच में सरकास्टिक बातें होनी शुरू हो जाती हैं। ओल्ड डीमन टियानमिंग फॉलन स्टार पवेलियन के सामने अपनी हैवी डिमांड्स को रखता है। ये सुन के याला तेजी से हंसने लगे थे। वो कहते हैं तुम्हारे पास अभी भी क्वालिफिकेशंस नहीं है कि तुम हमसे इस तरीके से बात कर सको। बस यहीं से स्टोरी में ट्विस्ट आया था। याला का रिप्लाई को सुन के ओल्ड डीमन टियानमिंग के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं दोनों मिस्टर प्लीज अपने आप को शो करो। उसके मुंह से आवाज बाहर आई थी। उसके पीछे स्पेशल क्रैक में से 2 बुड्ढे बाहर आते हैं। इन दोनों को देख के याला के एक्सप्रेशन काफी ग्लूमी हो गए थे क्योंकि ये दोनों हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स होते हैं और इन दोनों की स्ट्रेंथ बेंशिंग लेवल में पहुंच चुकी होती है। इनमें से आगे तो होता है वो ओल्ड गुयू जिसे वो एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में मिल चुके थे और पीछे हॉल ऑफ सोल का 30 इंजन था। काफी जल्दी फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे याला ओल्ड डीमन टियानमिंग और ओल्ड गुयू को संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पे काइलिन, चिंगलिन और लिटिल फेई डॉक्टर हॉल ऑफ सोल के उस 30 इंजन का सामना करने लगे थे। आखिरकार अगर इस बेंशिंग लेवल के एक्सपर्ट को खाली छोड़ दिया जाए तो फिर फॉलन स्टार पवेलियन में मैसेकर शुरू हो जाएगा। भले याला, ओल्ड डीमन टियानमिंग और गुयू दोनों ही हाई लेवल के बेंशिंग एक्सपर्ट्स हो, लेकिन याला की फैंटास्टिक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से वो शुरुआत में तो इन दोनों के ऊपर हावी पड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग एक्ट कर रहे थे। फाइनली इन दोनों बुड्ढों को समझ में आता है ये याला के ऊपर एक साथ हमला करना शुरू कर देते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ काइलिन अपने 7 कलर्ड हेवन सॉलिंग पर्सन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। इसका साइज 10,000 फीट का होता है। चिंगलिन भी अपनी एंशिएंट हेवन सर्पेंट की सोल को समन कर लेती है और लिटिल फेई डॉक्टर फॉर्म में आ गई थी। एक के बाद एक 30 इंजन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इन तीनों के शानदार कोऑर्डिनेशन की वजह से वो 30 इंजन भी बहुत ही इरिटेट हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे ये वॉर इरप्ट हो गया था, कोई नोटिस नहीं करता कि वो दरवाजा जिसके पीछे जियान ट्रेन कर रहा होता है उसमें कई क्रैक लाइंस फैलनी शुरू हो गई हैं। अब इसका मतलब क्या है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। पहले से वार्निंग दे दे रहा हूँ, अगर आपने इस एपिसोड को एंड तक नहीं देखा तो शायद फ्यूचर में रिग्रेट करने वाले हो। इस समय आसमान में 3 फिगर्स लाइटिंग स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। हमें बैंक का साउंड सुनाई दिया था। इनके टकराने से फ्राइटनिंग दुखी की रिपल्स गोलाकार में फैलने लगती है। इस बैटल के 10,000 फीट के रेडियस में किसी की भी कदम रखने की हिम्मत नहीं होती। इन टेरिफाइंग रिपल्स की वजह से एक एलीट दोस्तों का तुरंत ही काम तमाम हो जाएगा। तीनों ह्यूमन फिगर्स फिर से टकराते हैं। फिर ये तीनों पीछे चले गए थे। इनके पैरों के नीचे आसमान में इतनी खतरनाक तरीके से कांप रहा होता है कि हम वहाँ पे बड़े बड़े काले स्पॉट्स को बनते हुए देखते हैं। ओल्ड डीमन टियानमिंग जैसे से अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। इस समय उसका खून भी उल्टा बहने लगा था। वो थोड़ी दूर पे याला के गुलूमी चेहरे को देख के बोलता है, टिस याओचेन, तो क्या हुआ तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पावरफुल है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम हम दोनों का अकेला सामना कर सकते हो? साइड में खड़ा बुड्ढा गुयू भी हंस रहा होता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो उसने अपने दोनों हाथों को क्लेंच कर लिया था। कहीं न कहीं इसका दिल भी दहल गया है। वो जानता था कि अगर वो अकेला होता तो याला उसे पीट के बिल्ली बना देते। दूसरी पार्टी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकता है। गुयू की आंखें फ्लेकर होती हैं। वो कहते हैं रूमर्स के हिसाब से एंशिएंट टाइम के जो एल्केमिस्ट होते थे उनकी फाइटिंग एबिलिटीज बहुत ही शानदार होती थी। शायद उनकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से। मुझे लगता है चारों ग्रेट स्पिरिचुअल स्टेट्स में से ये याओचेन ऑलरेडी हेवनली स्टेट में एंटर कर चुका है। अगर हम इस लेवल के एक्सपर्ट को पूरे सेंट्रल फेज में सर्च करते हैं तब भी इनके नंबर बहुत कम मिलने वाले हैं। गुयू की आंखों का क्लिंग टेंट और भी डेंस होता जा रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सामने खड़े इस बुड्ढे को उसे आज खत्म करके ही जाना है, नहीं तो ये हॉल ऑफ सोल के लिए फ्यूचर में बड़ी परेशानी बन सकता है। गुयू का एक्सप्रेशन एकदम डार्क होता है। वो एक डेंस आवाज में चिल्ला के बोलता है, ओल्ड डीमन टियानमिंग इसे सांस लेने का समय नहीं देना चाहिए। चलो हम फिर से हमले करना शुरू करते हैं। ये लंबे समय तक लास्ट नहीं कर पाएगा। ये सुन के ओल्ड डीमन टियानमिंग नोट करता है। वो एक अजीब सी आवाज में हंस के बोलता है, टिस्क टिस्क, आज मैं एक हाई लेवल के बेंशिंग को किल करने जा रहा हूँ। ऐसी खुशी को मेरा दिल संभाल नहीं पा रहा है। उसके मुंह से आवाज जस्ट बाहर ही आई थी। उसके दोनों हाथ हैंडसीज को चेंज करने लगते हैं। हम
चारों तरफ से डेंस अमाउंट में ग्रे कलर की दुर्गी को इकट्ठा होते हुए देखते हैं। फाइनली एग्लोमरेट होकर 1000 फुट बड़े इल्यूजनरी फिगर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इस इल्यूजनरी फिगर के पास कोई भी चेहरा नहीं होता, लेकिन इसका ऑरा बहुत ही डेंजरस था। अचानक से ओल्ड डीमन टियानमे अपने हाथ को येलो की तरफ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, प्रोफाउंड स्काई पाम। इसके एक्शंस को कॉपी करते हुए उसके पीछे का इल्यूजनरी फिगर भी मूव होता है। उस इल्यूजनरी फिगर का पाम अटैक टेरिफाइंग लेवल की पेनी पेनी हवाओं को ला रहा होता है। ये कई सोनिक बूम्स को बनाता हुआ रूथलेस तरीके से येलो की तरफ शूट हो गया था। इसके अंदर की फाइटिंग स्ट्रेंथ को सेंस करके येलो इस पाम अटैक को बिल्कुल अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते थे। उनकी बॉडी से दुर्गी बाहर आने लगती है। पलक झपकते येलो की दुर्गी भी 1000 फुट बड़ी फायर पाम में ट्रांसफॉर्म होकर सामने की इल्यूजनरी फिगर से टकरा गई थी। दोनों पाम के एक दूसरे टकराने पे आसमान में एक बैंग साउंड गूंजता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से टेरिफाइंग दुर्गी स्टॉर्म फैला था। इसकी वजह से आसपास के पहाड़ होते हैं वो तुरंत ही धूल में बदल जाते हैं। ये दुर्गी का तूफान बहुत ही तेजी से फैलता है। ये फटाक से ओल्ड डीमन टियानमे की बॉडी से टकरा जाता है। हम उसे कई कदम पीछे लेते हुए देखते हैं। उसका ऑरा और भी स्लगिश हो जाता है। वहीं पे उसका जो चेहरा पहले से पेल था, अभी इसमें काफी सफेदी छा गई थी। भले यहाँ पे ओल्ड डीमन टियानमे की ऐसी हालत हुई हो, येलो की हालत भी बेटर नहीं थी। ऐसे खतरनाक एक्सप्लोजन की वजह से उनके शरीर का खून भी उल्टा सीधा बह रहा होता है। वो जैसे तैसे करके सप्रेस कर ही पाए थे, तभी उनके पीछे काले रंग का फिगर अपीयर हुआ था। एक डार्क कोल्ड पाम जो कि शार्प विंड्स को लेके आ रहा होता है, वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उनकी पीठ के पास आ जाता है। इसे रिसीव करने के अलावा येलो के पास कोई विकल्प नहीं होता। भले ही येलो की स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक हो, उसके बाद भी जब वो इस गुयू के अटैक से हेड ऑन टकराते हैं, खून उनके गले तक आ जाता है। अच्छी बात है कि वो इसे वापस से निकल पाए थे। ये तीनों ही सेम लेवल पे हैं। जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ रही है, ये बात एकदम क्लियर होती आ रही है कि येलो इन दोनों के मैच नहीं है। जब येलो अपनी चोटों को सप्रेस कर रहे होते हैं, आसमान से एक तेज हिसिंग साउंड सुनाई देता है। ये दर्द से भरी आवाज उस बड़े से स्नेक की बॉडी में से आई थी। जब येलो आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें काइलिन जो कि हेवन स्वॉलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, वो 3rd एंजिन की पाम अटैक से पीछे जाती हुई दिखती है। इस बेंशंग की फाइटिंग फोर्स ने 7 करोड़ हेवन स्वॉलिंग पाइथन के कई स्किल्स को डैमेज कर दिया होता है। हम काफी खून को बाहर आते हुए देखते हैं। आसमान से गिरने वाला खून किसी झरने की तरह लगता है। जब शाओशान देखती है किस तरीके से 3rd एंजिन ने काइलिन को इंजर्ड कर दिया है, उसके एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। उसकी ऐसी कोल्ड नजरें 3rd एंजिन को देखती हैं। शाओशान की बॉडी फ्लैश होती है, वो उस बंदे के पीछे अपीयर हो गई थी। एट द सेम टाइम उसके हाथ के ऊपर एक ग्रेश ब्राउन बीट अपीयर होता है। हम लिटिल फेई डॉक्टर की आंखों में गोल्ड ग्रीन फ्लैश होते हुए देखते हैं। उसके हाथ में जो बीट होता है, हम उसमें एक अंगूठी के बराबर ग्रेश ब्राउन लिक्विड को बाहर आते हुए देखते हैं। जिस पर ये लिक्विड अपीयर हुआ था, इसका ग्रे कलर का धुआं चारों तरफ फैलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे लिटिल पॉइजन को स्पेस भी झेल नहीं पा रहा है। हम उसे पिघलते हुए देखते हैं। शाओशान बोलती है वो फुल पॉइजन कैलेमिटी। वो लिक्विड 3rd एंजिन की तरफ शूट हो जाता है। खैर जैसी लिटिल फेई डॉक्टर की स्ट्रेंथ होती है, वो 3rd एंजिन के डिटेक्शन से बच नहीं पाती। जिस पर वो ग्रेश ब्राउन लिक्विड सामने शूट हुआ था, उसके सामने काले रंग का फिगर फ्लैश होता है। वो पीछे मुड़ के अपने हाथ को घुमाता है। ये अटैक सीधा शाओशान की बॉडी को टारगेट करता है। भले ही 3rd एंजिन को एक्शन एकदम स्मूथ हो, लेकिन अटैक शाओशान के लिए किसी मेटल की तरह था। इससे टकराने के बाद लिटिल फेई डॉक्टर खून फेंकती हुई पीछे चली जाती है। खैर भले ही शाओशान को हैवी कीमत चुकानी पड़ी हो, लेकिन वो ग्रेश ब्राउन लिक्विड 3rd एंजिन के शरीर से कांटेक्ट कर लेता है। ऐसे लिथल पॉइजन की वजह से उसकी रोज तुरंत ही राख में बदल जाती है। बचा हुआ पॉइजन लिक्विड सीधा उसकी आर्म के कांटेक्ट में आता है। हम 3rd एंजिन के हाथ के उस को तुरंत ही कोरेट होते हुए देखते हैं। जब 3rd एंजिन सेंस करता है कि ये पॉइजन लिक्विड इतना लीथल है कि उसकी दुर्गी भी से ब्लॉक नहीं कर पा रही है, उसके एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज होते हैं। लेकिन वो भी एक रूथलेस इंसान था। वो अपने दूसरे हाथ को किसी ब्लेड की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी दूसरी आर्म की तरफ हमला करता है। उसके आर्म के जिस हिस्से में पॉइजन लगा हुआ था, हम उस पूरे फ्लैश को हटते हुए देखते हैं। 3rd एंजिन की सफेद हड्डियां दिखाई देने लगी थी। उसकी आर्म में जो पेन ट्रांसमिट होता है, 3rd एंजिन उसे सह लेता है। उसकी रूथलेस आके देखती है लिटिल फेई डॉक्टर को, जो कि इस समय पीछे जा रही होती है। वो कहता है क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे अपने फ्लैश को ही काटना पड़ा। तुम्हारे पास सच में कुछ एबिलिटीज हैं, लेकिन इसके बदले में तो अपनी जान से कीमत चुकानी होगी। उसकी बॉडी मूव होती है, लेकिन इससे पहले वो शाओशान के पीछे जा पाता, उसके सामने ग्रीन फिगर अपीयर होता है। एक पावरफुल दुर्गी उसे ब्लॉक कर लेती है। चिंगलिन को सामने आती हुई देख 3rd एंजिन हंसने लगता है। वो कहता है तुम्हारे एफर्ट्स एकदम फ्यूटाइल हैं। जब ये तीनों लेडीज मिलकर साथ में अटैक कर रही होती हैं, 3rd एंजिन को डर तब भी नहीं था, तो फिर अकेले चिंगलिन उसका क्या बिगाड़ लेगी। हालांकि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स पावरफुल हैं, लेकिन एब्सोल्यूट सैन्य के सामने इनकी एक नहीं चलने वाली। आसमान में लगातार बैंग बैंग की साउंड सुनाई देती है। बेचारी चिंगलिन के पास 3rd एंजिन के अटैक्स को इंड्योर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। फाइट को देख क्लियरली समझ में आ रहा था कि चिंगलिन डिसएडवांटेज में जा चुकी है। अगर उसके पास ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स की हेल्प नहीं होती, तो ये 3rd एंजिन उसे ऑलरेडी सीरियसली इंजर्ड कर चुका होता। भले इसकी चोटें बहुत गहरी न हो, लेकिन वो काफी जल्दी हारने वाली है। इस समय पूरे स्टार रेलम के अंदर इंटेंस बैटल इरप्ट हो चुकी थी। लेकिन अगर इन सभी मेन स्टेजेस की बात करी जाए, तो वो याला और काइलिन की फाइट्स होंगी। सभी जानते थे कि अगर ये एलीट बेंशंग्स अपनी फाइट से फ्री हो जाते हैं, तो फिर दूसरी पार्टी के लिए बहुत ही बुरा साबित होने वाला है। और तो सिचुएशन को देख क्लियरली ऐसा लग रहा है कि याला और काइलिन काफी जल्दी हारने वाले हैं। गुयू और ओल्ड डीमन टियानमे लगातार याला को पुश करते रहते हैं।
हैं। ओल्ड डीमन टियानमिंग बोलता है, हाँ याओचेन, क्या तुम अब भी इस तरीके से स्ट्रगल करने वाले हो? इन दोनों से लंबे समय तक फाइट करने के बाद यालो भी काफी थकान महसूस करते हैं। शुरुआत में जो उनके अटैक्स में फेरोसिटी होती है अब वो काफी रिड्यूस हो चुकी थी। अगर इन दोनों के बीच की बैटल और भी लंबी चलती रहती है तो फिर यालो का डिसएडवांटेज बढ़ता ही जाएगा। ओल्ड डीमन टियानमिंग और गुयू को इस तरीके से हंसते हुए देख यालो का चेहरा और भी ग्लूमी हो जाता है। लेकिन ये सवाल और जवाब करने का कोई समय नहीं है। जैसे यालो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करने वाले होते हैं, आसमान एक बैंग वाला मफल्ड साउंड सुनाई देता है। यालो अपनी आंखों के किनारे से देखते हैं कि जिंगलिन अब 30 इंजन का और भी सामना नहीं कर पा रही है। जैसे ही 30 इंजन को मौका मिला उसके एक ही फिस्ट अटैक से जिंगलिन पीछे चली गई थी। उसके पीछे जो हेवन सरपेंट की सोल होती है इस समय उसका भी नामो निशान दिखाई नहीं देता। ऐसे सीन को देख के यालो के दिल से खून बहने लगता है। एक इंस्टेंट के लिए उनकी बॉडी पॉज हो जाती है। तुरंत ही घोस्ट की तरह फिर उनके पीछे अपीयर होता है। वहीं पे उसका वो पाम अटैक यालो की पीठ पे रजिस्टर हो जाता है। अचानक से हुए से स्नीक अटैक की वजह से यालो का आधा शरीर सुन्न पड़ जाता है। ग्रग साउंड के साथ उनके मुंह से ताजा ताजा खून बाहर आता है। उनकी बॉडी पत्थर से बने स्क्वायर पे स्मैश हो गई थी। कई मोटी मोटी क्रैक लाइंस फैलती हैं, ये आधे पहाड़ को कवर कर लेती हैं। यालो को नीचे गिरती हुई देख फॉलन स्टार पवेलियन के एक्सपर्ट्स के दिल एकदम बैठ जाते हैं। फॉलन स्टार पवेलियन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट यालो है। अगर उनकी हार हो जाती है तो फिर फॉलन स्टार पवेलियन का पूरा मोरल गिर जाएगा। यालो को स्नीक अटैक से दूर फेंकने के बाद ओल्ड डीमन टियानमिंग खाली हवा में चलते हुए आगे बढ़ता है। उसकी सिनेस्टर आंखें चारों तरफ देखती हैं। साथ ही में उसकी किलिंग इंटेंट से भरी आवाज पूरे आसमान में गूंजने लगी थी। वो कहते हैं फॉलन स्टार पवेलियन के मेंबर्स, याओचेन ऑलरेडी हार गए। अगर तुम अब भी जिद करते रहते हो तो फिर मुझे तुम सभी को खत्म करने में कोई परेशानी नहीं है। ओल्ड डीमन टियानमिंग की इस कोल्ड आवाज को सुन के फॉलन स्टार पवेलियन में सभी लोग स्टंड हो जाते हैं। फॉलन स्टार पवेलियन के मैक्सिमम एक्सपर्ट्स के चेहरों पे ग्लूमी और होपलेस एक्सप्रेशंस होते हैं। वो एक्सपर्ट्स जो कि इस बैटल को देखने के लिए आए थे वो अपने दिल में कहीं ना कहीं सैडनेस को फील करते हैं। लगता है फॉलन स्टार पवेलियन जो कि कुछ समय के लिए बहुत ही तेज चमका है वो प्रोफाउंड रिवर लाइंस और हॉल ऑफ सोल के हाथों से डिस्ट्रॉय होने वाला है। पूरे स्टार रेन को सरेंड मोड में जाते हुए देख ओल्ड डीमन टियानमिंग के चेहरे पे एक स्माइल आती है। वो अपने हाथ को वेव कर देता है। उसकी आंखें देखती हैं यालो के पील चेहरे को जो कि खड़े होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो कहता है याओचेन याद रखना कि तुम्हारी आज ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। हमने शुरुआत में तुम्हें आसान रास्ता दिखाया था लेकिन फिर भी तुम बिल्कुल नहीं माने। यालो अपने मुंह से खून को पहुंचते हैं। उनकी दोनों फरोशियस आंखें ओल्ड डीमन टियानमिंग को देख रही होती हैं। इस समय उनकी दोनों आंखों से एक पागलपन झलक रहा होता है। यालो के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के ओल्ड डीमन टियानमिंग की आईब्रोज नेट हो जाती हैं। वो ओल्ड गुयू को देख के बोलता है हमें इसे जल्दी से फिनिश कर देना चाहिए। अगर हम डिले करते रहते हैं तो फिर सिचुएशन में बदलाव आ सकता है। ये सुन के गुयू तुरंत ही नॉड कर देता है। लेकिन जब ओल्ड डीमन टियानमिंग और गुयू यालो को पूरी तरीके से फिनिश करने के लिए आगे बढ़ने वाले थे अचानक से पूरा स्टार रियम ट्रेम्बल होने लगता है। फिर सारे पार्ट हिलने लगे थे। ऐसा लगता है यहाँ पे कोई भूकंप आ गया है। अचानक से हुए ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से ओल्ड डीमन टियानमिंग और गुयू के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। बुड्ढा गुयू कहता है क्या हुआ, लेकिन इसके मुंह से आवाज भारी आई थी। स्टार रियम की गहराई में एक डीप माउंटेन होता है, वो अचानक से बैंग साउंड के साथ फट जाता है। सभी की स्टंट आंखों के सामने बड़ा सा पहाड़ छोटे छोटे पत्थरों में बदल जाता है। साथ में एक मॉन्स्टर्स फ्लेम जिसे देख के ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। वो पहाड़ों की गहराई में से बाहर आती है। फाइनली एक बहुत ही भयंकर सी रोलिंग फायर वेव में ट्रांसफॉर्म होकर आसमान में जाके फैल गई थी। जब आसमान में आग का समंदर प्रकट होता है एक फैमिलियर आवाज पूरे स्टार रियम में गूंजती है। वो आवाज कहती है स्टार रियम के अंदर जो भी मेरी पवेलियन को बिलोंग नहीं करता आज उसे मरना होगा। जैसी डेंजरस आवाज तेजी से फैलना शुरू होती है एक डेंस प्रेशराइजिंग ऑरा चारों तरफ फैलने लगा था। अचानक से आइस मॉन्स्टर्स ऑरे के प्रेशर को सेंस करके ओल्ड डीमन टियानमिंग और गुयू जो कि आसमान में सस्पेंडेड होते हैं उन दोनों के शरीर वहीं पर रुक जाते हैं। इन दोनों के चेहरों को गहरी शॉक ने कवर कर लिया था। ये तीखी आवाज में चिल्लाते हुए बोलते हैं ये दो शेंग, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अनगिनत शॉक आंखों के सामने ये सी ऑफ फायर पूरे स्टार रियम के आसमान को कवर कर लेती है। अंत में जाके पूरी की पूरी फ्लेम बैटल ग्राउंड के आसमान में इकट्ठी हो गई थी। ये पूरा सी ऑफ फायर विगल होता है, एक बड़ा सा फ्लेम का रास्ता बन गया था। हमें एक ब्लैक रोड फिगर को इस फायर पाथ में चलते हुए देखते हैं। ये फिगर फाइनली सभी की आंखों के सामने अपीयर हुआ था। जब सभी इस फिगर को देखते हैं फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर अलग अलग इमोशन से भरी अलग अलग आवाजें गूंजने लगती हैं। कोई कहता है जियान तो कोई कहता है जूनियर पवेलियन चीफ। जूनियर पवेलियन चीफ रिट्रीट से बाहर आ गए। इस समय फॉलन स्टार पवेलियन के एक्सपर्ट्स एकदम खुशी से भर गए थे और प्रोफाउंड रिवर लाइंस के एक्सपर्ट शॉक से। इस समय गुयू की आंखें आसमान में उस नौजवान को एकदम डिसबिलीफ से भरे एक्सप्रेशन के साथ देख रही होती हैं। वो क्रेजी आवाज में चीखते हुए बोलता है समखना 2 साल पहले लड़का बस दोजन क्लास के पीक पे था, आखिर इसके लिए दोशेंग क्लास में ब्रेक थ्रू करना कैसे पॉसिबल है। और तो ये एक जेन्युइन दोशेंग है। इस सीन का इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत ही टेरिफाइंग होता है। इस समय साइड में खड़े ओल्ड डीमन टियानमिंग के चेहरे की फेस मैसेज भी ट्वीट कर रही होती हैं। वो चिल्लाती हुई बोलता है ये वो जियान है, लेकिन वो नलायक तो बोल रहे थे कि हमारे लिए खतरा नहीं है, फिर ये कैसे हो गया। गुयू की आंखें फ्लेकर होती हैं। अचानक से ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ याद आ गया है। वो दांती मिस के बोलता है ये बोधिसत्व हार्ट है, इस लड़के ने बोधिसत्व हार्ट को ऑब्टेन कर लिया। वो कहते तभी मैं कहूँ कि पिछले 2 सालों से लड़का कैसे गायब हो गया है। ये एक्चुअली में दोशेंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने के लिए रिट्रीट में गया हुआ था। इस समय ग्रिल्म की सारी फाइट्स हॉल्ट पे आ चुकी थी।
सभी की एक्साइटेड और टेरिफाइड आंखें लगातार सी ऑफ फ्लेम के अंदर उस ह्यूमन फिगर को देखती हैं। उस टेरिफाइंग प्रेशर की वजह से सभी की रूहें कांप रही होती हैं। अगर ऐसे प्रेशर की बात करें तो ये ओल्ड गुयू ऐसे हाई लेवल के बेंशंग से भी कई गुना स्ट्रॉन्गर है। वो आग का समुद्र फैलने लगता है। सभी की शॉक्ड आंखों के सामने जियान की बॉडी हवा में आ जाती है। उसकी आंखें पूरे स्टार को देखती हैं जो कि एकदम केओटिक हो चुका है। उसकी आंखों में क्लियर इंटेंट राइज करने लगा था। हमें चीज साउंड सुनाई देता है। जियान की बॉडी फ्लैश हुई थी। अगली बार उस बड़े से स्क्वायर के ऊपर प्रकट हुआ था। तुरंत ही वो उस गहरे गड्ढे में जाता है जिसके अंदर खून से रंगे येलो होते हैं। येलो के इस मिर्जेबल अपीयरेंस को देख के जियान की दोनों आंखें डेंजरस तरीके से काम हो जाती हैं। जो जियान से फेमिलियर थे उन्हें ये मालूम होता है कि इस समय जियान सबसे फ्राइटनिंग स्टेट में एंटर कर चुका है। जियान को अपने साइड में पाके येलो की आंखें खुशी से भर जाती हैं। वो कई बार खून को थूकने के बाद बोलते हैं, हाँ लिटिल फेलो, तुम फाइनली रेडिट से बाहर आ गए। अगर तुम थोड़े से और लेट हो जाते तो फिर तुम्हें मेरी हड्डियों को दफनाना पड़ता। जियान एकदम शांत होता है। वो सीरियसली इंजर्ड यालो को ऊपर उठाने के बाद बोलता है, टीचर आई एम सॉरी, अब बाकी का सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर जियान उस बड़े से गड्ढे से बाहर आया था। यालो को स्टोन प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया जाता है। उसके एक इशारे पे फॉलन स्टार पवेलियन के कई एल्डर्स यालो का ध्यान रखने के लिए पास आ जाते हैं। यालो अपने मुंह से खून को पहुंचते हुए बोलते हैं, कालिन और बाकी लोग भी इंजर्ड हो चुके हैं। जियान नॉड करता है। उसका हाथ खाली हवा में ग्रैब करता है। उसके कंट्रोल के अंदर 3 फिगर्स उड़ते हुए आते हैं। इन्हें यालो के साइड में बिठा दिया जाता है। जियान उन खून के निशानों को देखता है जो कि कालिन, लिटिल फी डॉक्टर और चिंगलिन के मुंह पे दिखाई दे रहे थे। उसका ध्यान जाता है कालिन की तरफ। वो ब्यूटीफुल सा चेहरा भी पेल हो चुका होता है। उसके कपड़े इस तरीके से खून से भीगे हुए थे कि समय एकदम स्टिकी हो चुके होते हैं। जियान अपनी अंगूठी में से एक बड़ी सी रोप को बाहर निकालते हैं। इससे कालिन की बॉडी को ढक दिया गया था। वो बिना कोई बकवास करे हुए एक और जेट बोतल को बाहर निकालता है। वो इन्हें लिटिल फी डॉक्टर के हाथों में थमा देता है जो कि अभी कॉन्शियस स्टेट में थी। वो मेडिसिन पिल्स की बोतल को रिसीव करने के बाद बोलती है, ये उस थर्ड टियानजिन ने किया है। वो बेंशंग के शुरुआती लेवल पे। लिटिल फी डॉक्टर की बात को सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आती है, लेकिन ये मुस्कान एकदम फरोशियस और सिनिस्टर थी। जब जियान पीछे मुड़ता है, कालिन की वीक आवाज उसके कानों में एंटर करती है। वो कहती है, तुम केयरफुल रहना। हालांकि वो जियान की स्ट्रेंथ को सेंस नहीं कर पा रही थी, लेकिन दूसरी पार्टी की तरफ 3 बेंशंग हैं। इस समय यालो सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं। वो बैटल को ज्वाइन नहीं कर सकते। उसे लगता है भले जियान की स्ट्रेंथ राइज हो गई हो, लेकिन तब भी उसे जीत हासिल करने में परेशानी होगी। जियान वापस मुड़ के कालिन से स्माइल के साथ बोलता है, तुम बस शांति से रेस्ट करो और चीजों की तुम्हें परवाह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फाइनली उसकी आंखें जाती हैं आसपास के फॉलन स्टार पवेलियन के एल्डर्स की तरफ। इनमें से कई अनफैमिलियर चेहरे थे। शायद जब वो रिट्रीट में होगा उसी समय इन एक्सपर्ट्स ने फॉलन स्टार पवेलियन को ज्वाइन किया होगा। जियान की नजरों को अपनी पर आते हुए देख ये सभी घमंड से भरे हुए एल्डर्स रिस्पेक्टफुली अपनी नजरों को नीचे कर लेते हैं। जियान की बॉडी जैसे फाइटिंग और को रिलीज कर रही होती है। इस वजह से कईयों की टांगें जेली की तरह हो गई थी। जियान कहते हैं, इनका ध्यान रखो, अब तुम सभी को फाइट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस कमांड को सुन के फॉलन स्टार पवेलियन के एल्डर्स रिस्पेक्टफुल आवाज में कहते हैं, जूनियर पवेलियन चीफ, हम समझ गए। कुछ और इंस्ट्रक्शंस को इशू करने के बाद फाइनली जियान का सर ऊपर उठता है। वो आसमान के जिस हिस्से की तरफ देखता है उस स्पॉट पे गुयू, ओल्ड डीमन टियानमिंग और हॉलो सोल का थर्ड टियानजिन इकट्ठे हो गए थे। तीनों की आंखें कॉशियस तरीके से जियान को देख रही होती हैं। जियान की आंखों के ऐसे काम एक्सप्रेशन को देख के इन तीनों की बॉडी कहीं न कहीं स्टिफ हो जाती है। इनमें से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिचुएशन इस तरीके से चेंज होगी। वो अपनी सेंसेस की हेल्प से जियान की अभी की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा पा रहे थे। ये स्ट्रेंथ होती है 1 स्टार दोशेंग। जियान कोई बेंशंग नहीं था, वो एक जेन्युइन दोशेंग होता है। भले बेंशंग और दोशेंग के बीच में बस एक ही शब्द का डिफरेंस हो, लेकिन इन दोनों स्टेजेस के बीच में स्ट्रेंथ गैप एकदम फ्राइटिंग लेवल का होता है। हालांकि एक एलिट बेंशंग को भी दोशेंग कहा जा सकता है क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ पीक दोनों से कई गुना आगे जा चुकी होती है, लेकिन अल्टीमेटली एक फेक सेंट होते हैं। सिर्फ जब कोई 1 स्टार लेवल पे पहुंचता है तभी उसे जेन्युइन दोशेंग बोला जा सकता है। बेंशंग क्लास को इनिशियल, इंटरमीडिएट और हाई लेवल में डिवाइड किया गया है। भले ही ये लेवल छोटे नजर आ रहे हो, लेकिन इन्हें क्रॉस करके फाइट करना ये मैक्सिमम लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है। इसका एक उदाहरण तो ये ओल्ड गुयू है। इससे बेंशंग क्लास में एडवांस हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी ये बेंशंग ही बना हुआ है। वहीं पे ओल्ड डीमन टियानमिंग को हाई लेवल के बेंशंग बनने हुए न जाने कितने साल हो चुके हैं, वो अभी 1 स्टार दोशेंग तक नहीं पहुंच पाया। ये सभी फैक्ट एक हाई लेवल के बेंशंग और एक जेन्युइन 1 स्टार दोशेंग के बीच की गैप को बताने के लिए काफी है। भले ही तीनों सरफेस पे काम नजर आ रहे हो, लेकिन इन तीनों के दिलों के अंदर बहुत ही बड़ा तूफान क्रिएट हो चुका होता है। वो अभी बिलीव नहीं कर पाते कि जियान दूसरी क्लास से छलांग मार के पूरे बेंशंग लेवल को क्रॉस कर गया। वो बस 2 सालों के अंदर एक जेन्युइन दोशेंग बन चुका है। जियान एक बार इन तीनों को देखता है, उसकी बॉडी मूव हो गई थी। अगली बार वो इन तीनों के सामने अपीयर हुआ था। जियान कहता है, हमारे स्टार रेन की सीनरी अच्छी है, तुम्हारी हड्डियों के यहाँ पे दफन होने में कोई परेशानी नहीं होगी। अभी ओल्ड गुयू का एक्सप्रेशन डार्क और कोड होता है। वो चिल्ला के बोलता है, जियान तुम्हें एरोगेंट बिहेव करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, तुम 1 स्टार दोशेंग बन चुके हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने क्लैन से एक्सपर्ट्स को समन करके तुम्हें फिनिश नहीं कर सकता? भले ही बार बार से जियान कितना भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इस बुड्ढे का दिल इस समय कांप रहा होता है। एक एलीट दोशेंग हान क्लैन के अंदर भी टॉप एग्जिस्टेंस माना जाता है। क्लैन के अंदर उन बुड्ढों को देखना ही मुश्किल हो जाता है। जब तक क्लैन हेड उन्हें पर्सनली समन नहीं करते, वो सभी ऑर्डर्स को इग्नोर करते हैं। दोशेंग लेवल के एक्सपर्ट वो आलू मिर्च नहीं है जिन्हें ओल्ड गुयू जब चाहे समन कर सके। इन शब्दों को सुनने के बाद जियान एक बार नोट करता है। जैसे उसने अपने हाथ को वेव किया था, एक फ्राइटिंग रेपल फैलती है। पलक झपकते पूरे स्टार रिम का स्पेस एकदम डिस्टॉर्ट
आउट हो गया था। ऐसा लगता है जैसे इसमें से कोई स्पेशल रिपल एमिट नहीं हो सकती। अगर वो स्पेशल स्क्रोल को अब यूज करते हैं तब भी उन्हें यहाँ से भागने में परेशानी होने वाली है। जब गुयू के शब्दों को सुन के जियान स्टारलिम के स्पेस को सील कर देता है और गुयू का चेहरा तुरंत ही ब्लैक हो जाता है। इस समय उसकी इच्छा हो रही थी कि वो अपनी कनपटी में 2-3 रख दे। गुयू के दिल में जो डर होता है उसे जिस तरह से करके सरप्राइज करता है। उसका ध्यान गया था ओल्ड डीमन टियानमिंग के चेहरे की तरफ। इस समय ओल्ड डीमन टियानमिंग के चेहरा गुस्से से भरा होता है। गुयू चिल्ला के बोलता है, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम ऐसा लगता है कि हमें इतने आसानी जाने देगा? हालांकि एक 1 स्टार 2 शेंग है, लेकिन इसकी फाउंडेशन अभी स्टेबलाइज नहीं हो पाई है। अगर हम सही से कोऑपरेट करते हैं तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुयू के ऐसी डांट को सुन के ओल्ड डीमन टियानमिंग का चेहरा फ्यूरी से भर जाता है। अगर ओल्ड गुयू ने ये नहीं कहा होता कि इस प्लान के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, वो 4 स्टार फॉलिंग के ऊपर हमला बिल्कुल नहीं करता। लेकिन अब उनके सारे प्लान्स एकदम गटर में जा चुके हैं। अगर उसकी अपने ऊपर कंट्रोल अच्छी नहीं होती तो इस समय ओल्ड डीमन टियानमिंग गाली गलौज करना शुरू कर चुका होता। खैर भले ओल्ड डीमन टियानमिंग एकदम गुस्से से भरा हुआ हो, उसे अभी की सिचुएशन की अच्छी समझ होती है। अगर वो साथ में काम करते हैं तो हो सकता है कि उनके पास सर्वाइव करने का मौका हो, वरना सेपरेटली फाइट करना तो मौत को बुलावा देना है। ओल्ड डीमन टियानमिंग ग्लूमी आवाज में कहता है, चलो हम इसे साथ में फाइट करते हैं। इसके बाद कुछ नहीं कहता, उसके पैर खाली हवा में आगे बढ़ जाते हैं। उसकी बॉडी से मॉन्स्टर्स दुई की चारों तरफ फैलने लगी थी। उसके पीछे फिर से 10,000 फुट का इल्यूजरी फिगर फॉर्म हो जाता है। साथ में थर्ड टियानजिन और ओल्ड गुयू भी अपनी अपनी दुई को सर्कुलेट करना शुरू कर चुके थे। काले काले बादल आसमानों को कवर करने लगते हैं। ऐसा लगता है यहाँ पे एक बड़ा तूफान आने वाला है। जियान तीनों को साथ में काम करते हुए देखता है। उसकी वो दोनों काली आंखें एकदम काम नजर आ रही थी। दूर से इनमें रिपल्स भी दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर कोई ध्यान से इन्हें ऑब्जर्व करेगा तो वो पाएगा कि जियान की आंखों में गहरी चिल फ्लैश हो रही है। गुयू फोर्सफुली अपने ऑरे को बाकियों की तरह पीक पे ले जाता है। अंत में जाके तीनों चिल्ला के बोलते हैं, प्रोफाउंड स्काई ब्लड पाम, 10,000 सोल हेवन लॉक। 3 पेनी हवाएं जो कि बहुत ही शार्प एनर्जी को कंटेन कर रही होती हैं, वो स्पेस को तुरंत ही पेनिट्रेट कर देती हैं। वो 3 फ्रोशस बीच की तरह जियान की तरफ रोर करने लगे थे। जियान की शांत नजरें इन तीनों फाइटिंग अटैक्स को ऑब्जर्व करती हैं, जिनमें तीनों बेंशेंग ने पूरी स्ट्रेंथ को लगा लिया है। धीरे से जियान का हाथ ऊपर जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। वो एक इंडिफरेंट आवाज में कहता है, जब मैं ब्रेक थ्रू कर रहा था इस चीज को मैंने तब कॉम्प्रिहेंड किया है। 2 शेंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं तुम तीनों की जानों को इसके सेक्रीफाइस के रूप में यूज करूंगा। उसके मुंह से शब्द बाहर आए होते हैं। अचानक से जियान की बॉडी में से 4 हेवली फ्लेम्स इरप्ट होती हैं। ये बहुत ही तेज से रोटेट होने लगी थी। पलक झपकती चारों फ्लेम्स मिलके 1000 फीट की 4 ग्राड फायर रिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये रिंग लगातार घूमती रहती है। इस रिंग के अंदर का जो हिस्सा होता है वो एकदम ब्लैक था। इस तरीके की डार्कनेस ब्लैक होल से भी डार्क होती है। बेसिकली एक रिइनकार्नेशन फीलिंग देती है। रिंग जियान के हाथ के ऊपर फॉर्म होती है। जैसे वो उसे हल्के से पुश करता है, ये सामने से आ रही तीनों फोर्सेस से कोलाइड हो गई थी। जियान कहता है, मेरे इस अटैक का नाम है एंग्री बुद्धा रिइनकार्नेशन। ये नॉर्मल सर्कुलर ब्लैक पेट जिसे आग ने सराउंड करके रखा होता है, इसके अंदर से एक रिइनकार्नेशन फीलिंग आती है। ये सभी की शॉक्ड आंखों के सामने ओल्ड डीमन टियानमिंग की ग्रुप अटैक से कोलाइड हो जाती है। जब दोनों पार्टीज कोलाइड होती हैं तो उस फ्राइटनिंग कोलिजन की वजह से ऐसा लगता है जैसे 2 बड़े बड़े मीटेरॉइड्स एक दूसरे से टकरा गए हैं। लेकिन सरप्राइजिंग चीज ये थी कि इसमें से कोई कोलिजन की आवाज नहीं आती। वो तीनों अटैक्स जो कि हजारों मीटर लंबे होते हैं, सभी की शॉक आंखों के सामने स्प्लिट हो जाते हैं। इस सीन को दूसरे देखने पे ऐसा लगता है जैसे वो एनर्जी इस फिल्म की वजह से पिघल रही हो। वो धीरे से रोटेट हो रही रिंग हवा को भी पिघलाने के साइंस को शो करती है। बहुत ही तेजी से भयानक एनर्जी के अटैक्स बिखर जाते हैं। इस समय इनका कोई नामो निशान नहीं बचता। वहीं पे बड़ी सी ब्लैक प्लेट जिसे आग ने घेर के रखा होता है, वो आसमान में लगातार रोटेट करती रहती है। अपने अटैक्स को इस प्लेट से टच करते डिसइंटीग्रेट होते हुए देख ओल्ड गुयू की ग्रुप की आंखों में शॉक अपीयर होता है। वो एक डिसबिलीव भरे एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, आखिर ये कैसी स्केल है? भले ही इन तीनों की कंबाइन पावर जियान जो कि 1 स्टार 2 से पहुंच चुका है, उससे कुछ खास नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन आखिरकार कुछ तो फायदा होना चाहिए। वो अजीब सी काली फायरिंग इन तीनों को ज्यादा ही टेरिफाइंग लग रही है। इस समय यालाओ की नजरें भी इस फायरिंग के ऊपर ही होती हैं। उनके चेहरे को शॉक ने कवर कर लिया था। उस फायर प्लेट के बीच की जो डार्कनेस है, उसे देख के यालाओ को बहुत ही टेरिफाइंग फीलिंग आती है। अगर कोई इंसान इसमें गिर जाता है तो उसकी सोल भी नहीं बचने वाली। उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को ट्रू डिस्ट्रक्शन बोला जा सकता है। वो कहते हैं हेवली फ्लेम्स का यूज करके नई 2 स्किल को क्रिएट करना इस लड़के से आने वाले सरप्राइजेस कभी बंद नहीं होते। दूर खड़े जियान को देख के गुयू की फेस मसल ट्विच होती है। इस समय जियान के दोनों हाथ पीछे होते हैं। वो अपनी कूल नजरों से इन तीनों को देख रहा होता है। इस सिंगल एक्सचेंज के बाद वो समझ गए थे कि वो तीनों मिलके भी जियान का बिल्कुल मैच नहीं है। गुयू चिल्ला के बोलता है, इंसान कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, हमें यहाँ से भागना होगा। ये कहने के बाद गुयू तुरंत ही पीछे मुड़ता है। उसकी बॉडी एक रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर स्टार रेम के बाहर जाने की कोशिश करती है। हॉल ऑफ सोल का वो तीसरा टियानजिन और ओल्ड डीमन टियानमिंग गुयू को तुरंत ही फॉलो करने लगते हैं। इन तीनों को दबा के भागते हुए देख प्रोफाउंड रिवर अलायंस के एक्सपर्ट्स एकदम ट्रॉमेटाइज हो गए थे। वो भी भेड़ चाल पकड़ के जल्दी से तीनों को फॉलो करते हुए स्टार रेम से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। प्रोफाउंड रिवर अलायंस के इन सभी एक्सपर्ट्स को भागते हुए देख जियान के चेहरे पे कुछ खास रिएक्शन नहीं आता। वो हल्की आवाज में कहता है, रोटेट। जियान ने इस कमांड को जैसे इशू किया था, आसमान में बड़ी सी ब्लैक प्लेट में से एक काले रंग की लेजर बीम शूट हुई थी। ये एनर्जी का पिलर चुपचाप से स्पेस में मर्ज हो जाता है। बहुत ही जल्दी इसने गुयू के ग्रुप को कैच कर लिया था। प्रोफाउंड रिवर अलायंस के कुछ अनलकी लोग तुरंत इस काली लाइट में समा जाते हैं। वो इस चीज को डिस्कवर करके एकदम शॉक हो गए थे
देखते हैं कि जैसे उनके शरीर इस लाइट ब्लर के कांटेक्ट में आए हैं, उनकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगी है। वो तुरंत ही अपनी पूरी द्वीकों को रिलीज करते हैं, लेकिन जब उनकी द्वीकी इरप्ट हुई थी, इनकी आंखों का शॉक और भी डेंस हो जाता है। वो पाते हैं कि जैसे इनकी द्वीकी इस लाइट से कांटेक्ट में आती है, वो भी फटाक से डिसइंटीग्रेट हो जाती है। स्टार रेलम के अंदर कई चीखों की आवाजें गूंजती हैं। गुयू, ओल्ड डीमन टियानमिंग और 30 एंजिन को उनकी मॉन्स्टर्स द्वीकी ने कवर करके रखा था। इनकी शॉक से भरी आंखें देखती हैं पीछे की ब्लैक लाइट को। इनके शरीर की द्वीकी एकदम वास्ट और पावरफुल होती है, इस वजह से वो कुछ हद तक इस काले रंग की लाइट को रेजिस्ट कर पा रहे थे। लेकिन जिस रेट से उनकी द्वीकी डिसइंटीग्रेट हो रही है, काफी जल्दी इनकी हालत भी बाकियों की तरह होने वाली है। गुयू चिल्ला के बोलता है, बेस्टर्ड, आखिर ये क्या चीज है? ओल्ड डीमन टियानमिंग चिल्ला के बोलता है, जल्दी से इस लाइट पर से दूर हो जाओ। इसकी आवाज क्लियरली हॉरिफाइड लगती है। ओल्ड डीमन टियानमिंग को न जाने कितने साल हो चुके हैं जब उसने ऐसे मौत के बैक को सेंस किया हो, स्पेशली बेंशेंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने के बाद ऐसा फिर उसके अंदर पहली बार आया है। खैर यहाँ पे ओल्ड डीमन टियानमिंग के सुझाव की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे ओल्ड गुयू और वो 30 एंजिन देखते हैं कि उस ब्लैक लाइट की वजह से उनकी द्वीकी डिसइंटीग्रेट हो रही है, इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। वो अपनी पूरी द्वीकी को अनलीश करके लाइटिंग फ्लेयर से दूर जाने की कोशिश करने लगे थे। इन तीनों को ऐसे एस्केप करते हुए देख जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, क्या तुम सच में भाग सकते हो? जैसे ही जियान का हाथ गुयू के ग्रुप की तरफ आगे बढ़ के क्लेंच होता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली स्पेस वहीं पे थम जाता है। सॉलिडिफाइड स्पेस एक मोटी दीवार की तरह लग रहा था, जिसने सभी को उस ब्लैक लाइट ब्लर के साथ लॉक कर लिया है। इससे पहले जब जियान की स्ट्रेंथ वीक हुआ करती थी, तो उसने कई स्ट्रॉन्गर एक्सपर्ट्स को ऐसे मेथड को यूज करते हुए देखा है। अब क्योंकि वो एक 1 स्टार 2 में ब्रेक थ्रू कर चुका है, हाथ को उठाते ही कैसे स्पेस को फ्रीज किया जाता है, अब जियान को ऐसी फीलिंग को एंजॉय करने का मौका मिल गया है। सीन शिफ्ट होता है बुड्ढे गुयू की तरफ। हमें लगातार बैंग 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 की साउंड सुनाई देती है। ओल्ड गुयू की टोली पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उस सॉलिडिफाइड स्पेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन सभी की ओवरऑल स्ट्रेंथ जियान से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन जियान के द्वारा सॉलिडिफाइड करे हुए स्पेस को ब्रेक नहीं कर पाते। और तो वो ब्लैक लाइट पिलर लगातार इनकी द्वीकी को खाता जा रहा था। इनके अटैक्स वीक होते जाते हैं। स्टार रेलम के अंदर सभी लोग देखते हैं कि किस तरीके से जियान ने प्रोफाउंड रिवर अलायंस को एक ही हाथ से रोक लिया है। और रिगार्डलेस ये सभी चाहे कितना भी स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये बस मौत का इंतजार कर सकते हैं। जियान के रूथलेस मेथड्स को देख के इस बैटल को देखने एक्सपर्ट्स के दिल एकदम बैठ जाते हैं। वो अंदर से काफी अच्छा फील करते हैं कि वो जियान के साइड में। उस ब्लैक लाइट प्लेयर के अंदर से लगातार चीखों की आवाजें आती रहती हैं। सिर्फ 2 मिनट के कम समय में लाइट प्लेयर के अंदर गुयू के ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो प्रोफाउंड रिवर अलायंस के सारे एक्सपर्ट्स पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गए थे। उस ब्लैक लाइट की वजह से उनकी सोल्स भी डिस्ट्रॉय हो गई हैं। इस समय ओल्ड डीमन टियानमिंग टेरिफाइड फील करता है। वो जितने ज्यादा अटैक्स का यूज करता जा रहा था, उसकी द्वीकी वीक होती जाती है। वो आसमान की तरफ देखती है, जियान की तरफ चिल्ला के बोलता है, जियान आज तुम मुझे जाने दो, भविष्य में हमारी प्रोफाउंड रिवर लाइंस फॉलिन स्टार पवेलियन का सबऑर्डिनेट फैक्शन होगा। ओल्ड डीमन टियानमिंग के सरेंडर के अटेम्प्ट को देख के जियान के चेहरे के इमोशंस बिल्कुल बदलते नहीं है। जियान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्रोफाउंड स्काई सेक्टर एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। वो धीरे धीरे अपने सिर को हिला के बोलता है, मैंने पहले ही कहा था कि स्टारियन तुम सभी कब्र बनने के लिए बिल्कुल सही जगह है। जब हथियारों को डालने के बाद भी सब कुछ यूजलेस होता है। ओल्ड डीमन टियानमिंग की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। वो चिल्ला के बोलता है, लिटिल बेस्टर्ड, आज मैं तुझे भी जाने नहीं दूंगा। उसके शरीर में से खून लीक होता है। उसकी बॉडी किसी गुब्बारे की तरह स्वेल होने लगी थी। इन खून के पिलर्स को देख के ओल्ड गुयू का चेहरा बहुत ही अगली हो जाता है। वो तुरंत ही 30 एंजिन को लेके पीछे चला गया था। सभी की स्टैंड आंखों के सामने ओल्ड डीमन टियानमिंग की बॉडी एकदम खतरनाक तरीके से फूल जाती है। एक इंस्टेंट के बाद एक भयंकर सा बैंग साउंड सुनाई दिया था। ये किसी ड्रम की तरह फट जाती है। एक फ्राइटिंग एनर्जी स्टॉर्म चारों तरफ फैलता है। जियान के द्वारा सॉलिडिफाई किया हुआ स्पेस इस तूफान की वजह से ब्रेक हो जाता है। इस बड़े से एनर्जी स्टॉर्म को देख रही जियान की आंखें एकदम इंडिफरेंट होती हैं। उसके दोनों हाथों की हैंड्स चेंज होती हैं। एंग्री बुद्ध रीइंकार्नेशन से आ रही वो ब्लैक लाइट अचानक से सक्शन फोर्स को क्रिएट करना शुरू कर देती है। ये काले रंग की लाइट पूरे एनर्जी के तूफान को निकल गई थी। जिस पल में एनर्जी का तूफान डिसअपीयर होता है, इसके अंदर से एक डिम लाइट शूट हुई थी। लेकिन ये लाइट स्टार रेलम के एग्जिट की तरफ नहीं जाती, बल्कि इसकी दिशा होती फॉलिन स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स की तरफ। लेकिन इससे पहले ही फॉलिन स्टार पवेलियन के डिसाइपल की बॉडी में एंटर कर पाती, स्पेस वहीं पे थम जाता है। साथ ही में आसमान में एक कोल्ड आवाज गूंजती है। जियान कहते हैं, तुम्हारी ट्रिक्स मेरे सामने बिल्कुल यूजलेस है। जियान की रीइंकार्नेशन प्लेट में से एक छोटी सी काले रंग की लाइट सेपरेट होती है। ये तुरंत ही रोशनी को सराउंड कर लेती है। उस लाइट क्लस्टर के अंदर से लगातार चीखों की आवाजें बाहर आती हैं, लेकिन अगली पल में सारी आवाजें वहीं पे गायब हो जाती हैं। इस समय उस फॉलिन स्टार पवेलियन की डिसाइपल का चेहरा पूरी तरीके से पसीने से कवर हो चुका था। जब वो हल्की सी रोशनी डिसइंटीग्रेट हुई थी, सभी समझ जाते हैं कि एक एलीट बेंशेंग की जान चली गई है। खैर, जब यहाँ पे ये गेम चल रहा होता है, उस ब्लैक लाइट पिलर में से 2 ब्लरी फिगर बाहर की तरफ तेजी से शूट हो जाते हैं। ये दोनों गुयू और 30 एंजिन होते हैं। वो ओल्ड डीमन टियानमिंग की मौत का फायदा उठा के स्टार रेलम से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों को इस तरीके से भागते हुए देख जियान की आंखें ऐसी कोल्ड हो जाती हैं। उसकी बॉडी मूव होती है, वो उन दोनों के पीछे प्रकट हो जाता है। उसके दोनों फिस्ट आराम से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जियान की इस छोटी सी मूव की वजह से ओल्ड गुयू और वो 30 एंजिन इस बात को डिस्कवर
कवर करके शॉक हो गए थे कि इनके शरीर बिल्कुल हिल नहीं पा रहे हैं। जियान के हाथ को अपनी तरफ आगे आते हुए देख ओल्ड गुयू की आंखें एकदम सैवेज हो जाती हैं। वो तुरंत ही 30 इंजन को पकड़ के जियान की तरफ आगे पुश कर देता है। इस फोर्स का यूज करके वो पीछे चला जाता है। जियान का आगे बढ़ रहा पंच 30 इंजन की बॉडी से कांटेक्ट में आता है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली 30 इंजन की बॉडी एकदम ब्राइट रेड हो जाती है। एक बहुत ही टेरिफाइंग लेवल की हीट उसकी बॉडी में एंटर कर गई थी। इसकी वजह से 30 इंजन चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से चिल्लाने की आवाजें बाहर भी आ पाती। उससे पहले उसके शरीर के जितने भी पोर्स होते हैं उन सभी होल्स में से फ्लेम्स बाहर आने लगती हैं। ऐसे हाई टेम्परेचर की वजह से 30 इंजन की बॉडी बहुत जल्दी राख में बदल जाती है। जियान के पंच के से टेरिफाइंग स्टैंड को देख के गुयू के शरीर में चिल फैल जाती है। इस समय जियान का चेहरा जो एकदम काम होता है वो किसी डरावने शैतान से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इस समय गुयू अपने दिल के अंदर एक बहुत गहरे रिग्रेट को फील करता है। वो कहता है एक शेर को ग्रो होने देना बहुत ही डेंजरस है। अगर मुझे पता होता कि आज ऐसा दिन आने वाला है तो मैं इस लड़के को पहले एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करता। 2 साल पहले एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में उसे जियान को कैप्चर करने का मौका मिला था। हालांकि उससे पहले भी उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन तब ओल्ड गुयू जियान के मामले को हैंडल करने के लिए और बाकी मेंबर से बोल देता है। आखिर वो ऐसे सीन को कैसे इमेजिन कर सकता था कि उसकी उस गलती की वजह से आज बात उसकी जान पे बनाएगी। जियान की 7 नजरें गुयू को ऑब्जर्व कर रही होती हैं। विकी फ्लैश में गुयू के सामने अपीयर हो गया था। जियान कहता है तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। जैसे जियान का लंबा सा हाथ आगे आता है गुयू फील करता है कि उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल होने लगी है। जियान का हाथ बहुत ही तेज होता है, लेकिन इससे पहले गुयू को टच कर पाता साइड का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। उस स्पेशल क्रैक में से एक सूखा हुआ हाथ लाइटिंग स्पीड से बाहर आता है। इस ब्लैक आर्म को बाहर आते हुए देख जियान की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। जियान कहते हैं हॉलो सोल का एक दोशेंग, क्या ये फाइनली अपने आप को शो करने वाला है? अब खैर इससे पहले हमें इस दोशेंग की आइडेंटिटी के बारे में मालूम पड़ता हम अपने इस एपिसोड के एंड पे आ गए। खैर मुझे ऐसा लगता है इस एपिसोड में होने वाली फाइट्स ने आप सभी को एक्साइटिंग फील करवा दिया होगा, क्योंकि मेरा एक्सप्लेन करने का गोल यही होता है। इसी इंटरेस्ट को बरकरार रखते हुए हम नेक्स्ट एपिसोड में हनक्लैनिंग के उस दोशेंग को देखने वाले हैं, जिसके बाद जो भी सेक्ट प्रोफाउंड रिवर लाइंस का हिस्सा होते हैं उनके बारे में छानबीन करी जाएगी। फिर शुरुआत होगी रिटेलिएशन की। आखिरकार बाकियों को डराने के लिए किसी न किसी को एग्जाम्पल तो बनाना ही होगा। बस अगले एपिसोड में यही काम होने वाला है, जिसके बाद एक नए आर्क की शुरुआत होगी। अब ये कहा जा सकता है कि बीटीटीएच की स्टोरी में कल्टीवेशन की सीनियरिटी वाइज अब मामला ऊपर लेवल तक जा चुका है। अब दोशेंग लेवल के एक्सपर्ट्स अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। आप सभी इसके बारे में कैसा फील करते हो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। स्पेशली एक्सप्रेशन आपको कैसी लगी है इसके बारे में लिखना तो बिल्कुल मत भूलना। इसी खुशी में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। अगर फ्यूचर में आने वाले ऑसम कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते तो फिर बेल आइकन को भी ऑन कर देना। आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें पर्सनली सपोर्ट भी कर सकते हो। सभी के लिए अलग अलग प्लान्स अवेलेबल है। आप लो से लेके हाई तक कोई भी चूज कर सकते हो। ऐसा करने से जो भी एपिसोड रिलीज होते हैं आप उन्हें एक दिन पहले ही देख सकते हो। ज्वाइन का बटन में लेकर चैनल के होम पेज पे चेकआउट जरूर करना। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। खैर लाइक फैक्ट के मामले को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर गलती से पिछले पार्ट को मिस कर दिया है तो उसे डायरेक्टली लेफ्ट में क्लिक करके देख लो। सीधी तरह आपको दिखाई देगा नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन मजे करो। मेरी तरफ से गुड बाय।